आपका स्वागत है। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह एसएसटी से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना। यानी यदि इसे हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोगों को आपसी सद्भावना, प्रेम और एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर सके, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद के नाम से ही स्पष्ट है, यानी नेशन फर्स्ट, पहले आपका राष्ट्र, बाद में अन्य सारी चीजें, इसे हम राष्ट्रवाद कहेंगे। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बहुत सारे कारण थे, लेकिन कुछ कारणों को हम यहां संक्षिप्त में देखेंगे। तो पहला कारण हमारा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में हम यह जानेंगे कि भारत में जो अंग्रेजी शासन थे, अंग्रेज जो थे, वह प्रजातीय भेदभाव करते थे, अपने को सर्वश्रेष्ठ और सभ्य समझते थे और भारतीयों को हीन एवं असभ्य समझते थे। काले गोरे का भेदभाव चरम पे था और अंग्रेजों के लिए, गोरे लोगों के लिए अलग नियम कानून थे और काले लोगों के लिए, भारतीयों के लिए अलग से नियम कानून थे। उन्हें हर तरह के सुख सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखा जाता था। सरकारी नौकरियां पक्षपातपूर्ण थीं और बड़े पदों पे भरसक भारतीयों को दूर रखने का प्रयास किया जाता था। शासन का अधिकांश कार्यभार जो है सिविल सर्विस के चुने गए अधिकारी संभालते थे और उन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा होती थी वह इंग्लैंड में आयोजित होती थी, इसलिए ताकि वहां भारतीय न जा सके और सिविल सर्विस में भारतीयों को चुना न जा सके। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा प्रमुख कारण है धार्मिक कारण। तो अंग्रेज अपने को धार्मिक रूप से भी सर्वश्रेष्ठ समझते थे। उनकी नजर में ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म था और भारत में रहने वाले जो अन्य धर्म के लोग थे उनका जरा भी सम्मान नहीं किया जाता था। हम लोगों ने पहले देखा है कि 1857 के विद्रोह में गाय और सुअर से बने हुए कारतूस सिपाहियों को प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता था। इससे उनकी धार्मिक मानसिकता का पता चलता है। तीसरा हमारा कारण है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होने से लोगों को देश दुनिया को समझने में काफी मदद मिली, क्योंकि उस समय जितनी भी पुस्तकें थीं, जितनी पत्र पत्रिकाएं थी, सभी अंग्रेजी में ही आती थीं। और हमारे देश के लोगों ने जब अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया तो उन किताबों को पढ़ा तो उन्हें देश दुनिया के बारे में जानकारी मिली। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था और कहीं न कहीं ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी और यही कारण था कि भारत में भी राष्ट्रवाद मुखर होने लगा था। चौथा कारण है यातायात की सुगमता। यातायात में बहुत सारे सुधार हुए थे। रेलवे का विस्तार हो रहा था, सड़क परिवहन मार्ग, जल मार्ग, सबका विकास हो रहा था। इससे यातायात सुगम हो गया था। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते थे। इसलिए लोगों का आपस में मिलना जुलना हुआ, लोग एक दूसरे को समझने लगे। जो राष्ट्रवाद के उदय में, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो एक प्रमुख कारण था वह है बौद्धिक पुनर्जागरण। उस समय हमारे समाज में अनेक तरह की कुप्रथाएं व्याप्त थीं, जैसे छुआछूत, सती प्रथा, विधवा प्रथा इत्यादि कुप्रथाएं हमारे समाज में व्यापक रूप से फैली हुई थी। उस समय कुछ ऐसे महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इन महापुरुषों ने समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उसे न केवल दूर किया बल्कि भारत के लोगों को शैक्षिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया और राष्ट्रवाद को समझाया। राष्ट्र के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का कार्य किया। जैसे दयानंद सरस्वती ने अपने पुस्तक में लिखा है कि स्वदेशी राष्ट्र सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होता है। उसी तरह से स्वामी रामतीर्थ ने कहा था कि मैं सशरीर भारत हूं
और मेरा सारा शरीर भारतवर्ष। तो इस तरह से इन महापुरुषों ने न केवल कुरीतियों को दूर किया, बल्कि अपने पुस्तकों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से राष्ट्र के लोगों को राष्ट्र के प्रति जागरूक किया। अब राष्ट्रवाद का जो अन्य महत्वपूर्ण कारक है, उसमें कांग्रेस का उदय 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हो चुका था। 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया और हम जानते हैं कि बाद में आने वाले समय में कांग्रेस ने भारतीय आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। उसी तरह अनेक क्रांतिकारी संगठन भी अपने अस्तित्व में आ चुके थे, जैसे युगांतर पार्टी, अनुशीलन समिति इत्यादि। तो हमने यहाँ देखा कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारण थे, लेकिन भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो सबसे प्रमुख और तात्कालिक कारण था वह था प्रथम विश्व युद्ध। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई और यह 11 नवंबर 1918 तक चला। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। इस युद्ध में दुनिया के कुल 37 देशों ने भाग लिया, जो दो भागों में बटे हुए थे। एक ग्रुप को मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं। मित्र राष्ट्र जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जापान इत्यादि देश थे। और जो दूसरा ग्रुप था उसे हम धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र या फिर केंद्रीय शक्तियां, केंद्रीय शक्तियों के नाम से जानते हैं। इसमें जो प्रमुख देश थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन गणराज्य, ऑटोमन एम्पायर। तो हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से को प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला। इस युद्ध में दो ग्रुप बना। एक मित्र राष्ट्रों का ग्रुप बना जिसमें मुख्य रूप से फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और जापान थे, और दूसरा धुरी के राष्ट्र जिसे केंद्रीय शक्तियां भी कही गई। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर यानी तुर्की गणराज्य, ये सारे देश थे। और इनके बीच जब युद्ध हुआ तो अंत में विजय मित्र राष्ट्रों की हुई। तो हमारा यहाँ जो टॉपिक है वह यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों और परिणाम ने भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बदल कर रख दिया। भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि प्रथम विश्व
युद्ध के कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। ठीक है। दूसरा परिणाम यह हुआ कि युद्ध में चूंकि ब्रिटेन को बहुत सारा धन खर्च करना पड़ा था, इसलिए उसने बहुत सारे कर्जे लिए, जिसकी भरपाई वह भारतीय कृषि पे करों को बढ़ाकर किया गया। यानी इंग्लैंड अपने कर्जों को निपटाने के लिए भारत की कृषि व्यवस्था पर या अन्य कामगारों पर करों के भार को बढ़ा दिया। करों में वृद्धि की गई। दूसरा कारण, तीसरा कारण, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया और एक नया कर जिसे हम आयकर, इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत हुई। सीमा शुल्क में वृद्धि हुआ। आयकर की शुरुआत हुई। युद्ध के कारण कीमतों में काफी वृद्धि होती जा रही थी। एक आंकड़े के अनुसार 1913 से 1918 के बीच कीमतों में 2 गुना वृद्धि हुई और इन कीमतों में वृद्धि होने के कारण जो सामान्य जनता थी उनका जीवन काफी कठिन हो गया। इससे लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति भारी असंतोष ने जन्म लिया। अंग्रेज सरकार गांव-गांव जाकर नवयुवकों को जबरन सेना में भर्ती करने के लिए उन्हें बाध्य करती थी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे सिपाहियों की आवश्यकता थी युद्ध लड़ने के लिए, इसलिए इन सिपाहियों की भरपाई करने के लिए अंग्रेजी सरकार भारतीय गांवों में जाकर जबरन किसानों को भर्ती करती थी और उन्हें युद्ध में भेजती थी। और इन सब कारणों से भारत में लोगों के बीच असंतोष अपने चरम पर था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 से लेकर 1921 के बीच में हमारे देश में बहुत सारे जगहों पे भयंकर अकाल पड़े, जिससे फसलें चौपट हो गईं और खाद्य पदार्थों का बहुत अभाव हो गया। लोग भूखों मरने लगे और उसी समय फ्लू नामक महामारी से भी हमारा देश जो है जूझ रहा था। 1921 की जनगणना के अनुसार यह बताया गया कि फ्लू नामक महामारी और अकाल से 120 से 130 लाख लोगों की, यानी 1 करोड़ 20 से 30 लाख लोगों की मृत्यु उस समय हुई। तो यह सब कारण थे जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। लोग जो हैं अंग्रेजी सरकार से खफा थे और परिवर्तन की आस में थे। लोगों को ऐसा लगता था कि युद्ध की समाप्ति के बाद स्थितियां कुछ बदलेंगी, लेकिन स्थितियों में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। और यही वह समय था जब भारत की राजनीति में एक ऐसे शख्स ने पदार्पण किया जिसने आने वाले समय में भारतीय आंदोलन की दशा और दिशा बदल कर रख दी। उस शख्स का नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में 9 जनवरी
1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की परीक्षा पास की थी और 1892 में वो बम्बई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन 1893 ईस्वी में उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में दादा अब्दुल्ला, जिनके भाई वहां पे शिपिंग कारोबार में थे, उनके मुकदमे की पैरवी के लिए महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने देखा कि वहां भारतीयों पे और दक्षिण अफ्रीकी काले लोगों पे घोर अन्याय वहां की सरकार कर रही थी। वहां की जो नस्ल भेदी जो सरकार थी, वहां की जो रंग भेदी सरकार थी, वो काले गोरों के नाम पे और काले लोगों पे, जिसमें भारतीय भी शामिल थे और दक्षिण अफ्रीकी लोग भी शामिल थे, घोर अन्याय कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने पहली बार एक नए तरह का जन आंदोलन प्रारंभ किया और भारतीय लोगों को संघर्ष के लिए तैयार किया और सफलतापूर्वक उन्होंने इस संघर्ष का संचालन किया और अंग्रेजी सरकार के दांत खट्टे किए। और इसी नए तरह के जन आंदोलन को सत्याग्रह का नाम दिया गया। सत्याग्रह यानी हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में ही प्रथम बार की। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके सत्याग्रह किस्से भारत में भी लोगों को सुनने को मिल रहे थे। भारत में काफी उनकी ख्याति फैल गई थी और गोपाल कृष्ण गोखले इन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने गए और वहां उन्होंने भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक उन्हें बताया और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। उन्हें बताया कि आप भारत आए और भारतीयों की लड़ाई करें। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और यहां आने पे उन्होंने सबसे पहले साबरमती में अपना आश्रम बताया और भारतीयों की स्थिति को जानने के लिए वो देश में भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्होंने सत्याग्रह का कुछ स्थानों पर प्रयोग किया। तो आइए हम गांधी जी के सत्याग्रह को समझते हैं। सत्याग्रह में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आप किसी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हो तो आपको अपने शत्रु के खिलाफ शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं है, हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि सत्याग्रही व्यक्ति केवल अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए विजय को प्राप्त करता है। यह गांधी जी का सत्याग्रह दर्शन था। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा को ही अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाया और उन्हें विश्वास था कि भारत के लोगों को इसी आधार पर एक सूत्र में बांधा जा सकता है। यदि हम सचमुच भी यह देखें तो सत्याग्रह गांधी जी का एक जीवन दर्शन था। जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार, उपवास आदि इसी जीवन दर्शन के विभिन्न रूप थे जिन्हें गांधी जी ने समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। अब हम देखते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह के प्रयोग भारत में किस रूप में किया।
सत्याग्रह के प्रयोग। भारत में सत्याग्रह के प्रयोग। तो सबसे पहले गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया और सत्याग्रह आंदोलन चलाया। यानी 1917 में चंपारण बिहार। आपको यहां यह ध्यान देना है कि गांधी जी ने भारत में सबसे पहला अपना सत्याग्रह का प्रयोग इसी बिहार के चंपारण नामक स्थान पर की। बिहार के चंपारण में वहां के किसानों को अंग्रेज अधिकारी और कुछ कंपनियां जो नील का उत्पादन करती थी वहां के किसानों को जबरन नील उत्पादन के लिए बाध्य करती थी और उसका उन्हें उचित मुआवजा और उचित पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता था। इसके खिलाफ में गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया वहां किसानों को लेकर और अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। दूसरा गांधी जी का सत्याग्रह 1917 ईस्वी में ही गुजरात के खेड़ा जिला में किसानों की मदद के लिए गांधी जी ने वहां सत्याग्रह चलाया। वहां के किसान फसल के खराब होने के चलते और प्लेग नामक महामारी के चलते अपना लगान अंग्रेजों को देने में असमर्थ थे। उनकी समस्या को समझते हुए गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन चलाया और अंत में अंग्रेज सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना पड़ा। तो दूसरा सत्याग्रह आंदोलन 1917 में खेड़ा गुजरात में। अब तीसरा सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के ही अहमदाबाद में सूती वस्त्र के मिल मालिकों के अन्यायपूर्ण रवैया के खिलाफ वहां के मजदूरों के पक्ष में गांधी जी ने किया। वहां के सूती वस्त्र उद्योग के जो मजदूर थे वो मालिकों के अन्यायपूर्ण रवैये से बहुत तकलीफ में थे और उनका सहयोग करने के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों को लेकर सफलतापूर्वक आंदोलन को चलाया। तो ये सारे प्रारंभिक प्रयोग थे सत्याग्रह के गांधी जी के भारत में और इसमें उन्हें अपार सफलता मिली। इससे गांधी जी काफी उत्साहित थे और अब अपने सत्याग्रह के इस आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में वह लागू करना चाहते थे। उसी समय एक ऐसी घटना घटी कि गांधी जी को यह मौका हाथ लगा। उस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अपने भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद भी एक ऐसे कानून को पास किया जो भारतीयों के लिए दमनकारी और विध्वंसकारी थी। उस कानून का नाम रॉलेट एक्ट था। आइए देखते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में सर सिडनी रॉलेट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में चूंकि यह कानून बना था इसलिए इसे रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। यह 1919 में भारत आया। इस कानून के अनुसार किसी भी राजनीतिक बंदी को सरकार बिना कोई मुकदमा चलाए उसे 2 साल तक जेल में बंद करके रख सकती थी और शक के आधार पर
पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर उसे जेल में रख सकती थी और उसे 2 साल की सजा हो सकती थी। इसके अलावा बिना किसी सर्च वारंट के किसी के भी घर पे पुलिस छापा मार सकती थी और उसे गिरफ्तार कर सकती थी। तो इस तरह के रॉलेट एक्ट में कानून अंग्रेजों ने पास किए ताकि उस समय जो राजनीतिक गतिविधियां, खासकर क्रांतिकारी गतिविधियां उनके विरोध में सर उठा रही थी, उन्हें कुचला जा सके। अब इसे हम इस तरह से समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उस समय चूंकि अंग्रेज युद्ध में काफी संलिप्त थे, युद्ध में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने एक कानून पास किया था जिसका नाम था भारत सुरक्षा अधिनियम। उन्नीस 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सुरक्षा अधिनियम को 1915 में अंग्रेज सरकार ने इसलिए लागू किया क्योंकि युद्ध में उनकी संलिप्तता को देखते हुए इस बीच जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, यानी जो आतंकी गतिविधियां या आपराधिक गतिविधियां थी, उन गतिविधियों को दबाने के लिए भारत सुरक्षा अधिनियम 1915 को केवल विश्व युद्ध के लिए ही लागू किया गया था। उस कार्यकाल के लिए इस कानून को पारित किया गया था। अब चूंकि विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और उसके 6 महीने के अंदर ही यह कानून निष्प्रभावी हो जाता, अतः इस कानून को पुनः लागू करने के लिए, ताकि भारत में जो विभिन्न तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां सर उठा रही थी और राजनीतिक गतिविधियों में जो जोर पकड़ता जा रहा था, उसको जड़ से मिटाने के लिए पुनः उसे इस तरह की सख्त कानून की आवश्यकता थी और इसी कानून का विस्तारित रूप रॉलेट एक्ट 1919 में आया। रॉलेट एक्ट का मूल नाम क्रांतिकारी अराजकता अपराध अधिनियम। रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम क्रांतिकारी अराजकता अपराध अधिनियम रखा गया और इस कानून के मुताबिक किसी भी भारतीय को जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो, राजनीतिक या क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहा हो, उसे बिना कोई मुकदमा किए अंग्रेज सरकार 2 साल तक जेल में बंद रख सकती थी और उसके इस निर्णय को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, और यह था रॉलेट एक्ट। तो जब गांधी जी ने इस कानून को देखा तो उन्होंने इसके विध्वंसकारी परिणामों को समझा और उन्होंने देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया और इस निर्णय के तहत गांधी जी जगह जगह बंबई गए, वहां कई जगहों पे उन्होंने क्रांतिकारी सत्याग्रह आंदोलन चलाए, सत्याग्रह सभाएं की और अन्य स्थान स्थान पर जाकर वो सत्याग्रह सभाएं कर रहे थे। और इस सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे चरण में 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश भर में एक व्यापक हड़ताल का आयोजन का आह्वान किया गया। गांधी जी ने पूरे देश भर में 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में
शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल का आयोजन किया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसी समय पंजाब में 9 अप्रैल 1919 को 9 अप्रैल 1919 को दो बड़े नेताओं जिनका नाम सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में वहां के दो बड़े नेताओं को जिनका नाम सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ठीक 10 अप्रैल 1919 को 10 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे कुछ भारतीय लोगों पे अंग्रेजी सेना ने फायरिंग कर दी और इन दोनों घटनाओं से भारतीयों में काफी रोष हो गया। पंजाब के जो लोग थे उनके अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा और नाराजगी का भाव आ गया। लोग अंग्रेजी झंडों को जलाने लगे। जिन जिन भवनों पे अंग्रेजी झंडे लगे होते थे उन घरों का उन भवनों पे पत्थर चलाए जाने लगे, तोड़फोड़ की जाने लगी, सरकारी भवनों में आग लगाया जाने लगा और इस तरह से पंजाब की स्थिति काफी अराजक हो गई। और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 11 अप्रैल को पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया और उसकी कमान जनरल डायर को दिया। 11 अप्रैल 1919 को पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दी गई, जिसकी कमान जनरल डायर को सौंप दिया गया। और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्योहार था और अमृतसर के जो अगल बगल के जो ग्रामीण इलाके थे उनको मार्शल लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी और वे बेचारे बैसाखी के मेले में सम्मिलित होने के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में पहुंचे। और जालियांवाला बाग एक ऐसा बाग था जो चारों तरफ से चार दीवारी से घिरा हुआ था और केवल उसमें प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा मार्ग था। वहां पे 10 से 15 हजार की भीड़ पहुंची हुई थी और वह जनरल डायर उसने उसी प्रवेश मार्ग पे अपने सिपाहियों को खड़ा करके अंधाधुंध गोलियों की बरसात करने लगा लोगों पे और इस तरह से सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। और इस सामूहिक नरसंहार को इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग मरने मारने पर उतारू हो गए और पंजाब में, बंगाल में और गुजरात में माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया। लोग सरकारी भवनों में आग लगाने लगे, अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर मारे जाने लगा, गाड़ियों में आग लगाया जाने लगा, अंग्रेजी झंडों को जलाया जाने लगा और इस तरह की घटनाओं में तेजी से वृद्धि होने लगी और इससे गांधी जी को बहुत चोट पहुंचा और इस तरह के उपद्रव से, इस तरह की घटनाओं से गांधी जी काफी क्षुब्ध हुए, गांधी जी काफी दुखी हुए और अंत में 18 अप्रैल 1919 को 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब आगे घटनाओं को हम व्यापक रूप से अपने अगले वीडियो में